आप सभी को नमस्कार दोस्तों। और एकेएस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन भी है। पिछला पार्ट कैसा था? पिछले पार्ट पर हमने इंडो ग्रीक हिंद यवन इंडो ग्रीक या कहे हिंद यवन का अध्ययन किया। ठीक ठाक लगा ना? सब कुछ समझ में आया होगा, ये मैं अनुमान लगा सकता हूं। आज जो टॉपिक होगा वो दूसरा विदेशी वंश, जो डायनेस्टी थी, जो दूसरी शक वंश था, शक डायनेस्टी थी। ठीक है, ये विदेशी ही है। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ये दूसरा विदेशी वंश है, शक वंश, शक डायनेस्टी। इसका दूसरा नाम सीथियन वंश है। क्या है? सीथियन भी बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा, इनके दो जितने भी नाम हो ना, एक या दो, सबको याद रखिएगा। शक की जगह यदि आपसे सीथियन वंश का पूछ लिया जाए तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, यदि आपसे जब इसका दूसरा नाम नहीं बनेगा। अच्छा, ये है क्या मित्रों? जो शक वंश है मित्रों, जो ये शक वंश है, इसके दरअसल 5 शाखाएं थी। कितनी ब्रांचेस थी? 5 शाखाएं थी। तो एक शाखा चली गई अफगानिस्तान की ओर, एक शाखा अफगानिस्तान निकल ली, तथा 4 शाखाएं, जो 4 ब्रांच और थी इस डायनेस्टी की, इस वंश की, वो भारत में आ गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि भारत में आ गई तो चारों एक ही जगह पर तो शासन नहीं करेंगी, इसलिए वो चारों अलग अलग क्षेत्र पर शासन करने लगे। ठीक है, इस प्रकार भारत में वो 4 क्षेत्रों पर थे। जैसे मित्रों, तो इसके अंतर्गत यदि आप ये उत्तरी पश्चिमी नहीं अनुमान लगा सकते तो केवल 4 ही चीज याद रखिएगा। पहला जो शक वंश था, कहाँ था? पंजाब में। पंजाब अर्थात या कहें तक्षशिला। ठीक है, ये पंजाब के शक थे या कहें तक्षशिला के शक थे, शक ऑफ पंजाब। ठीक है, इसका प्रथम शासक कौन था ये याद रखिएगा। प्रथम शासक और महत्वपूर्ण शासक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे पंजाब का जो प्रथम शासक होता है, फर्स्ट रूलर होता है कौन? माउस। इसका दूसरा नाम माउस भी होता है। ठीक है, दूसरे जो शक थे ये मथुरा के शक थे, शक ऑफ मथुराज। अब मथुरा में जो शक कहलाए तो मथुरा के शक हो गए। ठीक है, जिनका निवास मथुरा में था। तो यहाँ का प्रथम शासक कौन हुआ मथुरा का? फर्स्ट रूलर ऑफ मथुरा वो था राजुल। कौन? राजुल। अच्छा, इसके बाद अगला जो तीसरा वंश था, तीसरी शाखा थी, वो कहाँ गई? मालवा या कहे उज्जैन में। तो इनका मालवा या उज्जैन में निवास था तो मालवा के शक कहला गए या कहे उज्जैन के शक कहला गए। ठीक। अच्छा, मालवा के जो शक थे मित्रों, इनकी खास बात है, ये स्वयं को कादर्मक वंश का कहते हैं। ये स्वयं को कादर्मक डायनेस्टी का बताते हैं कि हम इस कादर्मक वंश के शासक हैं। मालवा अर्थात उज्जैन के शकों में जो पहला शासक होता है, फर्स्ट रूलर होता है, वो चस्टन होता है। याद रखिए, यही वो चस्टन है जिसने शक संवत, शक इरा प्रारंभ करता है। कब प्रारंभ किया? 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, ये सभी एक ही समय में शासन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा टाइम गैप होता है, टाइम पीरियड जो होता है इनमें गैप होता है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ करते हैं। ठीक है, जैसे तो अब नासिक के शक की बात की जाए तो ये स्वयं को भूमक कहते थे, सॉरी क्षत्रप कहते थे। स्वयं को क्या कहते थे? क्षत्रप। ठीक है, एवं जो नासिक के शक थे, इसका पहला शासक जो था वो भूमक था। कौन? भूमक। अब अलग अलग थोड़ा अध्ययन करते हैं। पंजाब अर्थात तक्षशिला के शक का प्रथम शासक, फर्स्ट रूलर होता है मो या माउस। बस इतना ही जाने इसमें। दूसरा है मथुरा के शक, इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। मथुरा के शक जो थे मित्रों, इनका प्रथम शासक जैसा कि मैंने बताया राजुल था। ठीक है, एवं अन्य महत्वपूर्ण शासक कौन था? सोडास। सोडास जो था ये मथुरा के शक ही थे। मथुरा में जो शकों का शासन था उसी का ही राजा था ये। कौन? सोडास। ठीक है। अच्छा, ये जो मथुरा के शक थे ये पहले मथुरा में ही नहीं रहते थे, ये पहले मालवा में रहते थे, उज्जैन में। ठीक है,
पहले मालवा क्षेत्र में इनका निवास था, ठीक है, रेसिडेंस इन मालवा रीजन, पहले ये मालवा में थे। किंतु मालवा में जो स्थानीय शासक थे, मालवा क्षेत्र में जो स्थानीय शासक थे, लोकल रूलर थे, उन्होंने क्या किया कि इनको वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया, ठीक है। लोकल रूलर बैनिश्ड फ्रॉम देयर, वहां से इनको जो शक थे भगा दिया। अब ये भागे, रन अवे, कहां से, मथुरा से, सॉरी मालवा से, कहां जाकर बस गए, मथुरा में। तो पहले मालवा में थे, फिर मालवा से भाग कर कहां बसे, मथुरा में, इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, इसी खुशी में जब मथुरा मालवा के स्थानीय शासकों ने, जो लोकल रूलर थे, जब इनको भगा देते हैं और ये सफलता पा जाते हैं, तब इन्होंने एक टाइटल लेना प्रारंभ किया, एक उपाधि लेना प्रारंभ किया, जिस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य, ठीक है। अच्छा, एक अभिलेख है मोरा अभिलेख, मोरा इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, ये है कहाँ, ये मथुरा में एक गांव है मोरा गांव, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक गांव है मोरा गांव, वहीं पर मोरा अभिलेख है, और ये मथुरा के शक राजा सोडास का अभिलेख है, सोडास का रिकॉर्ड है या इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है। इसमें बताने का उद्देश्य क्या है कि जब मैं भागवत धर्म पढ़ा रहा था, भागवत रिलीजन पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बताया था कि तोसा नामक एक विदेशी महिला थी, एक फॉरेन वुमेन थी तोसा नामक। उसने क्या किया था कि सबसे पहले पंचवीर की पूजा की थी। किसकी वर्शिप की थी, पंचवीर की, इसमें ये उल्लेखित है, ये एविडेंस इसी से मिला, ठीक है। खैर बात थी, थोड़ा सा मैंने 3 फैक्ट लिख दिए हैं, उनको जान लीजिए, ठीक है। 3 फैक्ट, भारत के इतिहास में, भारतीय हिस्ट्री में कुल कितने विक्रमादित्य हुए, या ऐसा कहें कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि अर्थात टाइटल लिया, तो उनकी संख्या कितनी थी, 14, कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। आपसे प्रश्न पूछे पहली उपाधि किसने ली, वो तो उज्जैन के ही थे, विक्रम, ठीक है। और अंतिम रूप से विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली, टाइटल, उसके बाद किसी ने नहीं लिया, वो था हेमू, ठीक है। हेमू की बात आगे करेंगे। अच्छा, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि कुल 14 जो रूलर होते हैं, शासक होते हैं, ले लेते हैं, लेकिन इन 14 में से सबसे महत्वपूर्ण जो शासक होता है वो होता है गुप्त राजा, गुप्त वंश का राजा, गुप्त डायनेस्टी का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद विक्रम संवत, विक्रम संवत को का दूसरा नाम मालव संवत है। विक्रम इरा या मालव इरा, मालव संवत, इसका प्रारंभ कब होता है, 57 या 58 BC में। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं मुझे, ये 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि किसी आप गूगल करोगे तो 57 है, फिर 58 किसी में, किसी पुस्तक में 57, किसी में 58, किसी कोचिंग की नोट्स में अलग अलग, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो आप इसे मान लीजिए, ठीक है। विक्रम संवत की मैं जल्द दूर कर दूंगा, अगले पार्ट पर बता दूंगा, ठीक है, कि कौन सा परफेक्ट है। नासिक के शक की बात की जाए, नासिक के शकों की, नासिक के शक स्वयं को क्षत्रप कहते थे, जैसे कि मैंने यहां पे बताया। पहला राजा कौन होता है मित्रों, फर्स्ट रूलर जो होता है वो भूमक होता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण और दूसरा और भी राजा होते हैं, लेकिन पहला याद रखना है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सबसे जो फेमस हो, वो था नहपान, ठीक है। पहला भूमक और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहपान। नहपान के बारे में एक यूनानी राइटर हैं, लेखक हैं, उनका नाम है पेरिप्लस। पेरिप्लस ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या लिखा है कि नहपान जो था, जो नासिक का शक राजा नहपान था, उसने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर अधिकार कर रखा था, यहां तक कोई मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, इन क्षेत्रों पर उसका आधिपत्य स्थापित था, ठीक है। नहपान जो था एक सातवाहन राजा से हार जाता है, ठीक है। जब
शक शासन होता है, विदेशी वंश के अंतर्गत शक वंश होता है, शक डायनेस्टी होती है, उस समय भारत पर भारतीय जो शासक होते हैं या कहें ब्राह्मण वंश जो था वो सातवाहन वंश था, सातवाहन डायनेस्टी। इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब उसको हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हो जाता है। ठीक है ना, नहपान वाज डिफीटेड बाय दी सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी से ये पराजित हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है युद्ध भी किया और उसी वंश में अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। ठीक है, पहले लड़ा, फिर कुछ समय बाद जब सातवाहन राजा होते हैं कौन, ऋषभ दत्त, इनका दूसरा नाम मिलता है ऊषव दत्त। तो ऋषभ दत्त जब सातवाहन राजा होते हैं, सातवाहन डायनेस्टी का किंग होते हैं, तो ऋषभ दत्त को ये अपना दामाद बना लेते हैं, सन इन लॉ। ठीक है, ये बात हो गई नासिक के शक की। अब बात कर लेता हूं अंतिम जो है मालवा या कहें उज्जैन के शक। मालवा या कहें उज्जैन के शक, इतना ही पढ़ना है, इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बने हैं। जो पूछा जाता है आमतौर पर कि नासिक के शक का प्रथम राजा कौन हुआ, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, ठीक है, क्षत्रप की उपाधि कौन लिए, और कादर्मक वंश का स्वयं को कौन बताते हैं, ये इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। सोडास के बारे में उसको मोरा अभिलेख, मोरा इंस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यहां से विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मालवा उज्जैन के शक की बात की जाए तो ये स्वयं को कादर्मक डायनेस्टी का बताते हैं कि हम कादर्मक वंश के। ठीक है, प्रथम शासक कौन था, चस्टन था, याद रखिएगा चस्टन। ठीक है, चस्टन था, ये प्रथम हो गया। लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकतवर जो था वो कौन था, रुद्रदामन था। कौन, रुद्रदामन था। मित्रों, रुद्रदामन के बारे में इसका एक अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो एक रिकॉर्ड है, इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है क्या, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये कहां है, राजस्थान के, सॉरी गुजरात के गिरनार पर्वत में, गुजरात के गिरनार माउंटेन पर इसका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि लगभग 130 से 150 बीसी का माना जाता है, ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी लिपि जो है मित्रों ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, मतलब लिखने का जो शैली है, रिटन स्टाइल, राइटिंग स्टाइल जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि कहां से, दाएं से बाएं लिखी जाती है कि बाएं से दाएं, मैं बता चुका हूं जब चंद्रगुप्त सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा रहा था। कमेंट करके बताइए कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी, और आर्मेयिक लिपि क्या थी, बताइएगा। इसकी भाषा, इस अभिलेख की, इस इंस्क्रिप्शन की भाषा क्या थी, लैंग्वेज, वो संस्कृत लैंग्वेज थी। और ये सबसे खास बात ये अभिलेख के बारे में कि ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। आज तक में इंडियन हिस्ट्री में जो संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में अभिलेख लिखे गए हैं उनमें ये सबसे बड़ा अभिलेख है। कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदामन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, याद रखिएगा, ये इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इसमें 3-4 फैक्ट हैं जो साक्ष्य के तौर पर बताए जाते हैं। साक्ष्य अर्थात एविडेंस। इसमें क्या बताया गया है, सुदर्शन झील का आपने नाम सुना है, सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक, इसका निर्माण किसने करवाया था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पर करवाए थे, सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र प्रोविंस में इसका सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया। अब निर्माण तो हो गया, लेकिन आने वाले समय में कुछ राजाओं ने इसका पुनरुद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, या कहें रिपेयर करवाया। तो इसमें यह वर्णित है इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में, कि रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार या कहें रिपेयर करवाया था, या कहें रिस्टोरेशन करवाया था। ठीक है, अच्छा, मालवा में एक इसमें यह भी उल्लेखित है, यह भी बताया गया है, लिखा हुआ है कि मालवा अर्थात उज्जैन का जब राज्यपाल, गवर्नर कौन था, सुविशाख। कौन, सुविशाख
ये जो नाम है मित्रों, दरअसल इसी में उल्लेखित है कि जब ये मालवा का अर्थात उज्जैन का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, इसने सौराष्ट्र प्रांत पर स्थित सुदर्शन लेक का, सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील में एक बांध का निर्माण करवाया था, एक डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया था सुदर्शन लेक पर। उस व्यक्ति का नाम था सुविशाख। ये सब इसी में है। ठीक है, यह हो गई बात रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की। थोड़ा सा और है शकों के बारे में, लगभग 4 से 5। मित्रों, रुद्रदामन की बात चल रही थी। रुद्रदामन ने किस किस को पराजित किया? तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो 2 बार उससे हारा वो थे सातवाहन राजा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो थे, ये 2 बार पराजित होते हैं। किससे? डिफीटेड बाय रुद्रदामन। ठीक है, बाद में 2 बार हारने के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, रुद्रदामन जो था मित्रों, ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, संस्कृत लवर था। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक अभिलेख जो मैंने बताया अभी, गिरनार अभिलेख, गिरनार इंस्क्रिप्शन, जिसे गिरनार पर जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। और गिरनार क्यों कहते हैं? क्योंकि गुजरात में गिरनार पर्वत पर, गिरनार माउंटेन पर स्थित है, इसलिए इसे कभी कभी गिरनार अभिलेख कहते हैं, वरना इसको जूनागढ़ अभिलेख जानते हैं। ठीक है, मालवा का जो अंतिम राजा होता है, शक राजा कहें, वो होता है रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह थर्ड जो है मालवा का लास्ट रूलर होता है, अंतिम शासक होता है, क्योंकि इसकी हत्या, इनका मर्डर जो करता है वो गुप्त राजा, गुप्तास किंग जो होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी हत्या कर देते हैं और उज्जैन में गुप्त वंश की नींव डाल देते हैं। इस प्रकार जब इन्होंने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी, और याद रखिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी ले रखी थी। इनको मारने के बाद मालवा में, उज्जैन में व्याघ्र शैली के सिक्के भी चलवाए, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी जारी करवाए। सिल्वर कॉइन्स जो थे वो व्याघ्र स्टाइल में, व्याघ्र शैली में इशू करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब इनको मार दिया रुद्र सिंह थर्ड को उज्जैन को अपना दरबार बना लिया। उज्जैन कोर्ट किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। आपने खूब सुन रखा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें कालिदास एक महान कवि थे। ठीक है, कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? कमेंट करिएगा। तो ये जो है आगे चर्चा होगी गुप्त डायनेस्टी जब पढ़ेंगे, गुप्ताज डायनेस्टी। बात हो गई शक डायनेस्टी की। अब बात करते हैं पहलव या पार्थियन वंश, पहलव या पार्थियन डायनेस्टी की बात करते हैं। तो इनका मूल स्थान जो था, जो इनका नेटिव प्लेस था, कहाँ के थे ये पहले के रहने वाले? वो थे ईरान के। ईरान में कहाँ? पर्सिया नामक स्थान पर ये इनका मूल स्थान था। ईरान में इस वंश की स्थापना किसने की? फाउंडर कौन थे ईरान में? वो थे बनान। ठीक है, किंतु जब इन्होंने तो स्थापना कर दी बनान ने, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक होता है, रियल फाउंडर ऑफ पार्थियन डायनेस्टी इन ईरान या इन पर्सिया, है ना, वास्तविक संस्थापक होता है जो पहला वंश का ईरान में, वो होता है कौन? मिथ्रेडेट्स जो होता है ये पहला शासक, फर्स्ट रूलर एवं वास्तविक संस्थापक अर्थात रियल फाउंडर ऑफ पहला डायनेस्टी। ठीक है, किंतु भारत में इस वंश की स्थापना किसने की? भारत में जो इसका फाउंडर है, संस्थापक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम गोंडो फर्नीज। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, गोंडो फर्नीज किस वंश का राजा था? पहला वंश का राजा था। ठीक है, बनान पहला वंश, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो गोंडो फर्नीज जो था मित्रों, ये इंडिया में, भारत में ये फाउंडर माना जाता है, इस वंश का संस्थापक। इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई थी, याद रखिएगा, तक्षशिला। मित्रों, सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये कि इसके शासनकाल में जब इसका शासन चल रहा होता है तक्षशिला में भारत में, तो इसके शासनकाल में लगभग पहली शताब्दी या कहें पहली सदी में अर्थात फर्स्ट सेंचुरी में कौन आता है भारत? ईसाई संत सेंट थॉमस, ईसाई संत सेंट थॉमस या कहें क्रिश्चियन हर्मिट या सेज, कौन? सेंट थॉमस भारत आते हैं लगभग पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में। इस प्रकार कहा जाता है कि ईसाई धर्म का, जो ईसाई रिलीजन है, इसका भारत में जो आगमन होता है वो फर्स्ट सेंचुरी में होता है। किस राजा के काल में? गोंडो फर्निच के काल में। किस वंश के काल में? पहलव वंश के काल में। अब आई होप क्लियर होगा। ये समाप्त हो गया हमारा पहलव वंश। अब अंतिम है विदेशी वंश के अंतर्गत कुषाण वंश। इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।